हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का जो की फैक्टर होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप एग्जामिनर की डिमांड को समझ लेते हो कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पैटर्न समझ लेते हो कि लास्ट 5 ईयर में कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे गए हैं, तो एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईजी होता है। और गाइज, हमें कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहिए और स्पेशली उन क्वेश्चंस पे कमांड कर लेनी चाहिए जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो से आपको जो अभी 4 से 8 नवंबर में पेपर हुआ है, उनमें जिन फिनोमिना को, जिन कॉन्सेप्ट्स को, जिन प्रिंसिपल को एग्जामिनर ने एयरफोर्स के लिए पूछा है, तो उनको मैंने इंक्लूड किया है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इस वीडियो में बताया गया हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो 5 मार्क्स की गारंटी ये 1 घंटे का वीडियो आपको देगा। इस वीडियो को गलती से भी फ्री का समझने की भूल मत करना, ठीक है। इसमें जो कंटेंट है वो बहुत क्वालिटी कंटेंट है और अच्छे कंटेंट की कद्र करना अगर आप लोग जानते हो तो अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दोगे। तो एंजॉय करो वीडियो को, वीडियो पूरा देखना, भले ही शिफ्ट में डिवाइड करके देख लेना, लेकिन इस इंटायर वीडियो में जो भी बताया है मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये आपके अपकमिंग एग्जाम में मील का पत्थर साबित होंगे। को मीन और मीडियन गिवन है, आपको मॉड फाइंड करना है। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में स्टैटिक्स से फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला टाइप है और इसके लिए आप तीनों में एक रिजल्ट होता है, वो याद रखना कि जो मॉड होता है, बहुलक होता है, वो आपका होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। यानी कि इन तीनों चीज़ों में आपको कोई दो चीज़ें गिवन रहेंगी, एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। जैसे इसमें हमें बहुलक निकालना है, ये फाइंड करना है, तो 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका का वैल्यू कितना है 6, माइनस 2 गुणा माध्य, माध्य कितना है 5। तो इसको डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते थे 18 माइनस 10, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। देखो, इसमें अगर बहुलक पूछा गया है तो फिर हमने ऐसे किया, हो सकता है मीन पूछता, माध्य पूछता, तो आपको बहुलक गिवन रहेगा और मीडियन गिवन रहेगी। यानी कि इन तीन चीज़ों में इंटर रिलेशन, ये आप याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। 3 + 4i का हमें वर्गमूल फाइंड करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एयरफोर्स के पेपर में आपको बहुत टाइम बचा के देगी ये टेक्निक्स। अगर मैं आपसे कहता हूँ, पहले इन जनरल समझते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 16 का वर्गमूल क्या है, ऑप्शन आपको दूँ 2, 3, 4, 5, तो आप क्या इसका ये नहीं करोगे कि हम ऑप्शन उठा लें, जिसका वर्ग करने पे हमें 16 मिल जाए वो हम क्लिक कर दें? तो कितना जल्दी हम उठा सकते थे कि 4 का स्क्वायर 16 होगा। सिमिलर अप्रोच यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करनी है। अगर कभी भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, तो आपको ऑप्शन पे एक नज़र दौड़ानी है, किसका वर्ग करने पे हमें ये मिल जाएगा। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप देख के ही मार्क करोगे। जैसे हमने ए ऑप्शन उठाया, ए स्क्वायर मतलब ये जब इसका 2 + i का वर्ग करेंगे और हमें अगर ये मिल जाएगा तो फिर मेरा आंसर हो जाएगा। तो a + b का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 4 + b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4i। अब i स्क्वायर का मान होता है -1, यानी कि 4 - 1 + 4i हुआ, मतलब 3 + 4i हुआ। हमने हिट कर दिया, हमारा यही सेटिस्फाइड कर गया। और 99% केसेस में आपको ए ऑप्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक तुक्का लगाने का, अगर आप जैसे सपोज़ ये उठाते, ये ए नंबर पे होता, तो 2 का वर्ग 4 प्लस i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 5 बना देता, तो 5 इसका जो हो नहीं सकता था। सिमिलरली आप मतलब ऑप्शन से करने की कोशिश और हैबिट डालो। प्रेक्षणों का मीन आपका 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, तो उसका वेरिएशन कोफिशिएंट क्या होगा, विचरण गुणांक क्या होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट जो आपका वेरिएशन कोफिशिएंट होगा उसको आप निकाल सकते हो। कैसे? आपको ऊपर रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे रखना है मीन, ठीक है, और इंटू 100, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। जो विचरण गुणांक होगा वो आपका मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। आप कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मानक विचलन है 8 बटे मीन कितना है 40 गुणा 100। अब इसको 8 को 40 से कट करोगे तो 5 बार कट हो जाएगा, और 5 से 100 20 बार, जो परसेंटेज आएगा वो 20% आएगा। इसमें कन्फ्यूजिंग चांसेस बहुत रहते हैं कि आप कहीं ऊपर का नीचे कर दो और कन्फ्यूज हो जाओ। तो इस तरह का आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, जो भी आपको लगे नीडेड उनका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार बिफोर एग्ज़ाम उनको आप के की किस वैल्यू के लिए जो लाइंस हैं दो, वो पैरेलल है। पहले हमें एक बात बताओ, दो लाइंस पैरेलल कब हो सकती हैं? अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब उनकी स्लोप्स, उनकी प्रवणताएँ, उनका ढलान बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। मान लो ये लाइन है, इसका मान लो ये इतना ढलान है, इस इतना ही ढलान अगर एक और लाइन में होगा, तभी तो वो प्लेन, वो आपकी पैरेलल हो पाएंगी। मतलब उनकी स्लोप्स को इक्वल कर दो। कभी भी दो लाइंस पैरेलल कहे और कोई एक अननोन उसमें के हो, उसको फाइंड करना हो, तो उनकी स्लोप्स को इक्वल कर दो।
प्रवणता क्या होता है, इसकी स्लोप, इसका ढलान, इसकी प्रवणता क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। मतलब माइनस एक्स का गुणांक कितना है 1 बटे वाई का गुणांक कितना, वाई का कोफिशिएंट है कितना है 2। तो इसकी स्लोप को इक्वल कर दो। इसका स्लोप कितना है माइनस एक्स का गुणांक मतलब माइनस का के बटे वाई का गुणांक कितना है 4। अब जब इसको कट किया तो ये 2 बार कट हुआ, माइनस से माइनस खत्म हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के का वैल्यू कितना आएगा 2। तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। ये नहीं है कि एग्जाम में आप पहले फॉर्मूला लिख रहे हो कि प्रवणता बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। ये बच्चों वाली बातें आप भूल जाओ, ठीक है। आपको जल्दी से परफॉर्म करना है। और भी सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स भी होता है, मैथ्स भी होता है, इंग्लिश भी होता है। फुटबॉल की एक कंपटीशन में 153 मैचेस खेले गए। अगर ईच टीम ने जो अनदर टीम है उसके साथ एक मैच खेला, तब कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था उस कंपटीशन में। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। वो कहेगा अगर टोटल हैंडशेक 153 हुए, ठीक है, एक रूम में कुछ लोग बंद थे, उसमें कुल हाथ मिलाने की संख्या 153 थी, हर आदमी ने दूसरे आदमी से हाथ मिलाया, तो ये बताओ उसमें कितने आदमी थे। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बच्चे को पता होता है कि इसका आंसर होता है NC2, ठीक है, यानी कि NC2 = 153 है। अब हमें चैलेंज ये होता है कि इस n की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो आप इसको कैलकुलेट मत करने लग जाना, हमेशा ऑप्शन उठाओ। आपने ऑप्शन उठाने हैं। सबसे पहले हमने ऑप्शन उठाया 21, तो 21C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 21 × 20 बटे 2। इसको मैं करवा रहा हूँ लेकिन आप बहुत जल्दी करोगे तो हमारा 210 आ रहा है, 153 से बहुत ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा कम वाला उठाते हैं, 15 उठाते हैं। हमने जैसे ही 15, चलो हम 18 वाला उठाते हैं। तो हमने 18 उठाया, तो 18C2 का मतलब 18 × 17 बटे 2। ये 2 9 से कटा, यानी कि हमें 153 मिल गया। सेटिस्फाइड कर गया बी ऑप्शन। अब देखो ये आप बहुत फास्ट करोगे और वैसे अगर कैलकुलेट करने लग जाओगे तो फिर टाइम लगेगा। अब जैसे कि आपने देखा, अगर और भी आपकी गंदी नज़रें हैं तो आप इसमें 153 में 17 देख सकते थे, क्योंकि 153 का एक फैक्टर 17 होता है। ये आप मतलब अगर आपका नंबर्स पे कमांड अच्छा है तो 153 को देख के आप 17 एज्यूम कर सकते थे कि इसमें 17 तो होना ही है। और C2 निकालेंगे, जब किसी का भी C2 निकालेंगे तो उसमें 17 आए, लगभग 17 रहेगा, तो इसमें 17 और 16 आएगा। तो 17 और 2 चांसेस, ये तो 2 कट जाते हैं। अगर एटलीस्ट आप इतना सोच पाते 17, तो 16 17 वाले को करते तो 17 × 16 बटे 2 करते, तो ये 17 8 ये नहीं हो रहा था, ठीक है। आपका इसको उठाया 18 को, तो मेरा सेटिस्फाइड कर गया। तो इस तरह से आपको करना है, यानी कि कुल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 18। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये क्वेश्चन आपको इस बार एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। सबसे पहले एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि अगर पाई रेडियन की बात करें तो वो डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बच्चे को पता होता है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर 1 रेडियन की बात करेंगे तो वो 180 बटे पाई हो जाएगा। 180 बटे पाई का मतलब होता है 3.14, इतना डिग्री हो जाएगा। मतलब इसको कट करेंगे तो लगभग 57 आएगा। मतलब 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री। बस हमें यहाँ पे ये समझना था। बाकी अब तो देखो कितना सुपर इजी हो गया। ये है sin 1 डिग्री, ठीक है, पहला ऑप्शन sin 1 डिग्री, और इधर है sin 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब sin 57 डिग्री। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इस 1 रेडियन को हम सारे को 57 डिग्री लिख सकते हैं लगभग, हमने बताया कैसे। अब मेरी बात सुनो, साइन का जो वैल्यू होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि 0 से 90 पे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। साइन का वैल्यू जो होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान होता है कितना 0, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि ये इंक्रीज़ होता है। सिमिलरली अगर कॉस की बात करें तो कॉस डिक्रीज़ होता है, 90 पे जाके 0 हो जाता है। अगर साइन 0 से लेके साइन 90 तक इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली साइन 1 से साइन 57 बड़ा होगा, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन इसमें 2 लॉजिक्स थे। पहला लॉजिक कि डिग्री को रेडियन में बनाना, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लगभग कितना होता है। सेकंड थिंग कि आप देखो इसी फिनोमेना पे बेस्ड सपोज ऐसे ऑप्शन है, मान लो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ साइन 1 डिग्री और दूसरा लिख रहा हूँ इस साइन 1 रेडियन, ठीक है, दूसरा लिख रहा हूँ कॉस 1 रेडियन। अब बताओ कौन सा बड़ा है। हमने आपको बताया कि साइन 1 रेडियन होता है 57 डिग्री, तो ये साइन 57 डिग्री है, ये कॉस 57 डिग्री है। अब देखो साइन 57 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 2 पॉइंट और आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे कि 0 to 45 हमारा कॉस बड़ा होता है, कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से, और 45 to 90, 45 से 90 एंगल में फिर आपका साइन थीटा बड़ा होता है किससे, कॉस थीटा से। ये 2 पॉइंट आपके जाने अनजाने में एग्जाम में हेल्प कर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉलिनोमियल है, एक बहुभुज है जिसमें 44 डायगोनल है, ठीक है।
तो इसकी नंबर ऑफ साइड, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक बात मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में मैं जितने क्वेश्चन आज करा रहा हूं इनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि नंबर ऑफ डायगोनल बिकर्ड की संख्या देगा और नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या पूछेगा, तो क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला NC2 - n। ये होते हैं आपके क्या, नंबर ऑफ डायगोनल बिकर्डों की संख्या। किसी पॉलिनोमियल में, किसी बहुभुज में जो बिकर्डों की संख्या होगी उसका फॉर्मूला होता है NC2 - n। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसके लिए एक और डायरेक्ट रिजल्ट पता हो कि n-3/2 ये इसी का आपका इसी से आएगा। लेकिन ये हमें याद होना चाहिए, मैंडेटरी है अगर एग्जाम में आप टाइम बचाना चाहते हो। n-3/2 बराबर, इसको हम बिकर्डों की संख्या के डायरेक्ट इक्वल करेंगे। फिर हम इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम ऑप्शंस उठाएंगे। हमने 9 उठाया, जल्दी से उठाया 9, 9 में से 3 गया, कितना बचा हमारा, बचा 9 में से 3 गया 6, तो 54/2 कभी नहीं हो सकता 44। फिर हमने 10 उठाया, 10 में से 3 गया 7, 70/2 35 सारा नहीं हो सकता। 11 उठाया, 11 और 11 में से 3 गया 8, 8 का फोर्स कट गया 44 आ गया, सेटिस्फाइड कर गया। तो आपकी इस तरह की नज़रें होना चाहिए कि आपने इतना जैसे ही लिखा n-3/2, अब आप इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि अगर इसके बटे 1 में मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल टेक मिनिमम 2 मिनट। ठीक है, 1 मिनट तो लग ही जाना है। लेकिन अगर आपके पास गंदी नज़रें हैं तो आप उन नज़रों का फिर उठाओ, यूटिलाइज़ करो। 9 उठाया, 1 सेकंड में पता लग जाएगा 9 नहीं हो सकता, 10 तो हो ही नहीं सकता, आपका 11 सेटिस्फाइड कर गया। और ये 44 और 11 का तो ऐसा क्वेश्चन है कि पता नहीं एयरफोर्स को इससे क्या लगाव है कि एयरफोर्स 44-11 वाला क्वेश्चन ये बिकर्ड लड़के को बच्चे को रटा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब डेटा चेंज करेगा एयरफोर्स। वो फेंके गए हैं, उन पे सेम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 डाइस हैं। ठीक है, अगर उन पे सेम संख्या है तीनों पे, यानी कि अगर इस पे 1 आया है तो उस पे भी 1 आए, उस पे भी 1 आए, सिमिलरली 2 आए तीनों पे, ऐसे कितने, या फिर 3 आए। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार समझाने के लिए, बाकी आपको लिखना नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या 5 आए तीनों पे, या 6 आए तीनों पे, एक ही संख्या है सेम आए, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी है। क्या हमें लिखने की नीड थी, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी है, तो क्या हमें ये लिखना था, ये सैम्पल स्पेस बनाने की नीड थी। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सेम आएगा तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 6। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, क्या होता है पॉसिबिलिटी बटे टोटल। और अगर 1 डाइस फेंका जाता है तो नीचे 6 आता है, 2 डाइस फेंके जाते हैं तो 6 की पावर 2 आता है, 3 डाइस फेंके गए तो 6 की पावर 3 आएगा, 4 फेंके जाएंगे तो 6 की पावर 4 आएगा। तो ऐसे अगर हम कट करेंगे इसको तो 1/6 की पावर 2 बचेगा नीचे 3 से, तो 1/36, यानी कि डी हमारा राइट आंसर। सर्कल का इक्वेशन गिवन है और उसके रिलेटिव एक पॉइंट गिवन है। हमें फाइंड करना है कि वो पॉइंट जो है उस सर्कल के रिलेटिव एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा या बाउंड्री पे होगा या सेंटर पे होगा। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसमें 3 कंडीशन, 3 तरह से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो वो सर्कल के इनसाइड होगा, ठीक है, फर्स्ट, या फिर आउटसाइड होगा, या फिर उसकी बाउंड्री पे होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आप 5 सेकंड में ईजिली कर लोगे। बस आपको जो पॉइंट्स गिवन हैं, ये x की वैल्यू है, ये y की, इनको इसमें रख दो। सबसे पहला काम और आखिरी काम यही आपको करना है कि इन पॉइंट्स को आप इस इक्वेशन में रख दो। x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस y की वैल्यू हम 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा और -4। जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x था वहाँ हमने 1 पुट करा, जहाँ y था वहाँ पे 2 पुट करा। देन हमें देखो प्लस का 4 से माइनस का 4 कट गया, माइनस के 4 से प्लस का 4 कट गया। अगर इस पॉइंट की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर हमें 1 मिला, और अगर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 0 से अगर बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है, देन वो पॉइंट एक्सटीरियर होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप समझने पे फोकस किया करो, बाकी करने में आपको भी पता है कि अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट तो फिर बहुत जल्दी इसको कर पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस पॉइंट को आपको सर्कल में सेटिस्फाइड कराना है। वो वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो वो एक्सटीरियर, मतलब वो सर्कल के बाहर कहीं सिचुएटेड होगा, ठीक है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो गया। यही वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, मतलब निगेटिव आती है, तो फिर वो इनसाइड द सर्कल होगा, ठीक है। और अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल, मान लो कोई पॉइंट दिया गया था और उसको हमने इस इक्वेशन में रखा, और अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो फिर वो उसके बाउंड्री पे होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह का अगर सर्कल का क्वेश्चन आए सीधा सेटिस्फाइड कराओ तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन भी सर्कल से है, इसको आप विद इन 10 सेकेंड करोगे। ठीक है, आपको क्या है, एक सर्कल का जनरल इक्वेशन गिवन है, इसके मतलब उसके डायमीटर का इक्वेशन हमें फाइंड करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा इक्वेशन डायमीटर का इक्वेशन होगा। तो देखो मैं समझाने पे फोकस करूँगा, बाकी उसके बाद आप इसको बहुत जल्दी करोगे। अगर मैं लिखूँ तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको इससे कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको कंपैरिजन कराना पड़ता है, पहले g का वैल्यू निकालेंगे, पहले वो 2x का जो कोफिशिएंट होगा पूरा 2g उसको 6 के इक्वल करेंगे, 2f को y का इक्वल करेंगे। ठीक है, फिर वो बाद में लिखेंगे माइनस का g कॉमा माइनस का f जो होता है वो उसका सेंटर होता है, फिर वो माइनस का पॉजिटिव का नेगेटिव करेंगे। आपको ये नहीं करना है। अगर आप सच में क्लियर करना चाहते हो इस बार एग्ज़ाम तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें पता है ये 2gx और 2fy, आज के बाद इस तरह का इक्वेशन आपको दिखा सर्कल का, आपको उसका सेंटर लिखना है। आपने कोष्टक लगाया अपने माइंड में, न कि बुक में। आपको क्या करना था, सेंटर लिखना था। हमें पता है सेंटर होगा माइनस का g कॉमा माइनस एफ। उसके पीछे की स्टोरी हमें पता है, लेकिन हम फास्ट कैसे लिखेंगे, हमेशा x का कोफिशिएंट अगर आपका नेगेटिव है तो ये आपका जो साइन होगा इसमें पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, और उसका बस आधा कर देना है। जैसे 6 है, 6 का आधा 3। ठीक है, y है, y का कोफिशिएंट 2 है, 2 का आधा 1। अब इसमें प्लस माइनस की दिक्कत मत लेना, अगर आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो प्लस लगा दो, आगे पॉजिटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव लगा दो। बस ऐसे आपको उसके क्या है, सेंटर लिखने होंगे। हमने सेंटर निकाल लिए, अब आंसर मेरी नज़रों के सामने है। ठीक है, क्यों नज़रों के सामने है, मेरी बात बताओ। इसके व्यास का समीकरण बताना है। अगर कोई सर्कल है उसका डायमीटर जो है वो ऑलवेज सेंटर से ही तो पास करता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने अपनी नोटबुक में लिख रखे होंगे सजा सजा के कि डायमीटर का इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज़ फॉर दैट, दिस इज़ फॉर दैट। हमें ये नहीं करना है, हमें समझना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि जो सर्कल का डायमीटर होता है वो सेंटर से ही तो पास करेगा ऑलवेज। अगर सेंटर से पास करेगा और सेंटर मेरे सामने रखा है तो फिर सेंटर उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी तो कराएगा, क्योंकि इसी से अगर पास करेगा तो जो भी इक्वेशन होगी, जो भी आंसर होगा वो इसको सेटिस्फाइड कराएगा। अब बस देख लो कि 3 कॉमा माइनस 1 से कौन सा समीकरण मेरा जो है सेटिस्फाइड हो रहा है। सी तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या 3 और माइनस 1 इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या 3 और माइनस 1 का सम करोगे तो 0 आएगा, बी भी नहीं हो सकता। तो आपको दिख रहा है ए ऑप्शन में जैसे ही x की वैल्यू 3 रखोगे और y की वैल्यू -1 रखोगे तो ये -3 हो जाएगा, 3 और -3 0 दे देगा, यानी कि ए विल बी माई राइट आंसर। तो आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे फर्स्ट थिंग कि वो कंपैरिजन कराने वाला फंडा भूल जाओगे। हम हर बार जी लिखेंगे, हमें पता है माइनस का जी और माइनस का एफ होता है, तो इसमें आपको लिखने के लिए आपको तुरंत कोष्टक लगाया। सेंटर लिखने के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी सेंटर भी पूछा जाएगा। इसमें अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, हाफ कर दो बस। सेकेंड थिंग, कभी कभी क्या होगा कि इस तरह का आपको एक इक्वेशन गिवन रहेगा, केवल एक जो है सर्कल का इक्वेशन दिया, वो कह देगा रेडियस फाइंड करो। तो आप याद रखना सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जी होता है एक्स का कोफिशिएंट, एफ होता है वाई का कोफिशिएंट। उसमें से जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये हमारी रेडियस आ जाएगी। सबको याद होगा, क्योंकि अभी ये मेरे शुरुआती वीडियो हैं तो इनमें सारी बात लिख रहा हूँ। 5-6 वीडियोस के बाद आपको देखने को मिलेगा लेवल एकदम धांसू वाला आ जाएगा। बस आप थोड़ा कोऑपरेट करो, पेशेंस रखो, क्योंकि अभी शुरुआत है तो हर चीज़ मुझे बताना पड़ेगा। सर्कल के इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 24। उनमें कॉमन टेंजेंट की नंबर ऑफ मतलब उभयनिष्ठ स्पर्शी की संख्याओं की संख्या बतानी है। बिफोर दिस क्वेश्चन मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, उन 5 पॉइंट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो आप अपनी नोटबुक में सभी पॉइंट को सेपरेटली लिख लेना। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनसे 3 कॉमन टेंजेंट खींची जाती हैं, 1 और 2 और 3, ठीक है। अब हम पता कैसे करेंगे कि 2 सर्कल या तो वो सिंपली ये फैक्ट पूछेगा कि 2 सर्कल हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स, मतलब तो आपको बताना होगा 3। अब इनका अगर डायरेक्ट ना दिया हो, इस तरह से 2 इक्वेशन दी हो तो वो आगे मैं सिखाऊंगा। अगर इसकी रेडियस ये इतनी होगी, इसकी रेडियस ये यहाँ से इतनी होगी, अगर दोनों की रेडियस का सम उनके सेंटर के बीच की दूरी के इक्वल हो जाए, मतलब जो सेंटर के बीच की दूरी होगी C1 C2 और वो इक्वल हो जाए उनके रेडियस के सम के, तो फिर ये केस बनता है और इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। आई होप इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड पे आते हैं, अगर दोनों
आपके वो था एक्सटर्नली टच करने का। अगर इंटरनली टच कर रहे हो, ठीक है, ऐसे इंटरनली टच कर रहा हो, तो फिर इस केस में केवल एक कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जो आपका C1 C2 यानी कि सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा वो उनकी रेडियस, मान लो इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, तो वो इनकी रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगा। या चाहे R1 - R2 करो, चाहे R2 - R1। अगर इस बड़े वाली रेडियस में से हम ये छोटे वाली रेडियस घटा देंगे, ध्यान से देखो, तो इतना ही तो बचेगा। यही तो दूरी उनके सेंटर्स का डिस्टेंस है। मतलब अगर सेंटर का डिस्टेंस जो है उनकी रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आ जाए, तो फिर आप समझ लेना कि वो ये वाला केस है। और इस वाले केस में क्या कहते हैं, केवल एक कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं, अगर दो सर्कल टच ही ना कर रहे हों, वो कैसे पता करेंगे। अगर टच नहीं कर रहे होंगे तो आपको पता है इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है C1 C2, इनके जो सेंटर का डिस्टेंस है वो बहुत अधिक है किससे, R1 + R2 से। अगर हम, आप ध्यान से देखना, अगर हम इसकी सपोज रेडियस ये 2 है, इसकी 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तब भी 5 नहीं हो रहा है, ये बहुत हो रहा है। मतलब C1 C2 अगर ग्रेटर देन आ जाए, मतलब वो टच नहीं कर रहे हैं, उस केस में 4 आपकी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, 1, 2 और 3 और 4। वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से ये तीनों केस की आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और रह रहा है जिसमें इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करे, मतलब ठीक है, तब उसमें कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, उस केस में 2 कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, 1, 2। इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पहचानेंगे। इसमें आप लोग देख रहे हो कि जो C1 C2 है, आपका C1 C2 है, वो लेस देन हो जाएगा R1 + R2 के। आप ध्यान से देखो, सपोज इसकी रेडियस ये है, ठीक है, और इसकी रेडियस ये है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो ये इतनी है, लेकिन अगर रेडियस का सम करेंगे तो ये इतना और ये इतना और आएगा। मतलब हमें दिख रहा है कि सेंटर के लिए आपका ये इतना इंटरसेक्ट पार्ट है वो कम हो जाएगा, यानी कि सेंटर का डिस्टेंस अगर जो है वो कम आ जाए उनकी रेडियस के सम से, तो फिर इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, उस केस में 2 कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। आई होप ये चारों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। इनसे सिंपली एक जनरल सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो, कि 2 सर्कल हैं वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितनी खींची जा सकती हैं, ठीक है। सभी केस लिख लिए होंगे। अब देखो, अब हमें क्या है कि डायरेक्ट अगर नहीं पता है कि इंटरनल कर रहा है या एक्सटर्नल कर रहा है या फिर टच ही नहीं कर रहा है, तो फिर आपको 2 इक्वेशन गिवन रहेंगे, उनसे आपको सिंपली फाइंड करना होगा। देखो, ये तो उसका जनरल इक्वेशन है, x - h² + y - k² = r²। तो इससे ये तो बहुत ईजी है, इसे देख के सेंटर बताना, क्योंकि h और k है ही नहीं, मतलब सेंटर इसका 0,0 है और बराबर होता है r², मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। ये 2 का वर्ग है तो त्रिज्या इसकी 2 है, यानी कि इसका सेंटर इतना है और रेडियस 2 है। अब इसका हमने सेंटर निकालना आपको बताया था, दोनों का आधा कर दो। x का गुणांक 6 है, उसका आधा कर दो 3, y का गुणांक 8 है, उसका आधा कर दो 4। अब अगर माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस, दोनों पे माइनस है तो दोनों पे प्लस लगा दिया, ये इसका सेंटर हो गया। अब इसकी रेडियस कैसे निकलती है, g² + f² - c। g² मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हुआ। और 25 में माइनस 24 करेंगे, क्योंकि ये 24 इधर आएगा तो माइनस का होगा। 25 + 24 49 होगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आएगा। इस तरह से हमने दोनों के सेंटर्स निकाल लिए, दोनों की रेडियस निकालनी। अब देखो, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब 0 में से 3 जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 में से 4 जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये 25 हुआ। मतलब सेंटर का बीच का डिस्टेंस 5 आया। अब हमें पता है सेंटर का बीच का डिस्टेंस जो है और इनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, क्योंकि रेडियस कितनी है 7 और 2, और रेडियस का डिफरेंस कितना आ रहा है 5। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर आपका सेंटर के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए, रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आ जाए, R2 - R1 के, इसका मतलब वो इंटरनली टच कर रहे होंगे। कैसे, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अगर रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आ गया, मतलब एक बड़ा सा सर्कल होगा, उसमें एक छोटा सा बन रहा होगा। अगर हम बात करें इसमें रेडियस, इस वाली रेडियस में से ये इतनी रेडियस घटा देंगे तो वो सेंटर का डिस्टेंस ही तो आ जाएगा, यही तो आ जाएगा C1 C2, वही हमें मिल गया 5 = 5। मतलब वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब 2 सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं तो केवल एक कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से, अगर देखो 2 तरह के बच्चे हैं, एक बच्चे वो हैं जो बोर नहीं हुए हैं, सारे 5 पॉइंट उन्हें लिख लिए, उन्हें पता है यार फोर्स बच ही नहीं सकता है, इस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन में ना पूछे, हो सकता है इजी पूछेगा तो वो आपको बता देगा पहले ही कि इंटरनली कर रहा है इंटरसेक्ट या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं करेगा तो ऐसे 2 इक्वेशन देगा, इक्वेशन से आप फास्ट निकालना। अगर ए और बी ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सच दैट कि ए का डिटर्मिनेंट -1 है, बी का डिटर्मिनेंट 3 है, तो 3ab का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत पूछा जाता है आपका एयरफोर्स में भी और AA और SSR में भी। आपको क्या करना है कि जैसे हमें 3ab का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यूजुअली लड़का गलती क्या करेगा कि मैं पहले वो बता दूं जो गलती आप करोगे, क्योंकि अगर वो पहले बताऊंगा फिर वो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। 3 लिखेगा, ए का डिटर्मिनेंट कितना था -1, बी का कितना था 3, लड़के का -9 आंसर पहले ही ऑप्शन में दिखेगा, जो कि 100% गलत है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे सिखाना ये चाहता हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट से हम 3 बाहर निकालेंगे, वो तो 3 की पावर n बाहर निकलेगा, जहाँ पे n होगा उसका ऑर्डर। फिर ए डिटर्मिनेंट ए बी को हम ए गुणा बी लिखेंगे। अब देखो, जहाँ पे ये बड़ा मायने रखता है, n क्या होता है उस स्क्वायर का ऑर्डर, ठीक है। अगर वो 3 × 3, 3 रो और 3 कॉलम है, हो सकता है उसमें 4 रो और 4 कॉलम हो सकता है 4 का ऑर्डर हो सकता है 2 का ऑर्डर हो, 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो जो n बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट से, वो केवल नंबर बाहर नहीं निकलता है, हो सकता है यहाँ 5 होता 6 होता, जो बाहर निकलेगा उसकी पावर n, जहाँ पे n होगा उसका ऑर्डर। आप देखो इसको कैसे करना है, आपको 3 की पावर, ऑर्डर कितना है
3 रो हैं और 3 कॉलम है उस स्क्वायर में, ऐसे एक स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने 3 की पावर 3 बाहर निकाला। अब सिंपल हो गया, ए का डिटर्मिनेंट कितना है -1, बी का डिटर्मिनेंट कितना है 3। अब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन तो बाहर आएगा, यानी कि माइनस बाहर आएगा और 3 की पावर 3 27 और 27 3 जा 81, यानी कि माइनस का 81 इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन के इतने चांसेस हैं कि सेम डेटा के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर एक सर्कल का इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस को टच करे तो फिर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं वो मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी चीज़ लर्न नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मैं आपको विजुलाइज करा दूँ एक बार। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उसने कहा एक्स को टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर एक्स को टच कर रहा है तो यहाँ पे ये सीन हुआ, तो यानी कि इसका जो सेंटर होगा, सेंटर के जो पॉइंट होंगे, मान लो सेंटर के पॉइंट एक्स और वाई हैं, ठीक है। हमने मान लो सेंटर हम इक्वेशन से निकाल तो लेंगे अभी, लेकिन बट फिर भी अगर सेंटर ये है तो सेंटर में जो वाई पे चली गई दूरी होगी वो उसकी रेडियस ही तो होगी, यानी कि जो वाई होगा वही तो रेडियस होगा। इस फिनोमेना से अगर ये विजुअलाइजेशन अगर आपको समझ में आया है तो इसका सेंटर निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। क्या क्या मैंने बताया था, सेंटर के लिए आपने कोष्टक लगाया, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका आधा कर दो, तो 2a का आधा a बचा, और साइन अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव रहता, कॉमा बाई का जो कोफिशिएंट उसका भी आधा कर दो, 4 है, 4 का आधा कर दिया 2, अब वहाँ पे नेगेटिव था तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, तो a,2 उसके सेंटर आ गए। ये हम विदिन 2 सेकेंड निकाल लिए हमने सेंटर, ठीक है। उसके बाद अब एक बात बताओ, सेंटर का मतलब इस ये पॉइंट आ गया मेरे पास, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आई a,2, मतलब a होता है एक्स एक्सिस पे, मतलब इधर एक्स एक्सिस पे a चला और y पे 2 चला, यानी कि ये वैल्यू 2 आई और यही वैल्यू तो मेरी रेडियस है, यानी कि हमें सेंटर निकालते ही अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था तो उसकी रेडियस कितनी मिल गई 2। अब रेडियस 2 मिल गई मेरे भाई, तो रेडियस क्या होती है उसकी g² + f² - c, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यही तो रेडियस होती है, और वो हमें पता है, हमने 2 निकाल ली, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा रेडियस g², g का मतलब a² प्लस f² मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है 4, इसका स्क्वायर रूट। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, स्क्वायर रूट a बराबर 2 है तो a का मान कितना आ गया 2, a का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखो ये मैंने आपको प्रॉपर समझाया कि केस किस तरह से है। पॉइंट 3,4 से पास होने वाली एक लाइन है 3x + 5y + 9 = 0, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इस क्वेश्चन में आपको वो जनरल इक्वेशन नहीं माननी है कि पैरेलल है तो ax + by + लैम्डा मान के उसको पूरा कर रहे हैं। अगर उसके लंबवत रेखा का समीकरण पूछा जाता है तो फिर 1/λ करते, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा वो कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओ, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जो पॉइंट गिवन रहेंगे अगर इससे होकर पास हो रहा है और वो उसी के पैरेलल बताना है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। जो ऑप्शन मेरा 3 और 4 को सेटिस्फाइड, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 रखने पर LHS और RHS इक्वल दे देगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो आप इसको फास्ट कितना रख पाते हो। जैसे हमने ऑप्शन ए उठाया, ऑप्शन ए में सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तो क्या कभी पॉजिटिव चीज़ों का सम हमारा 0 हो सकता है? कभी आंसर नहीं हो सकता है। इस तरह का आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब देखो सारी चीज़ें पॉजिटिव थी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, कभी भी किन्हीं पॉजिटिव चीज़ों का अगर सम और गुणा करेंगे तो 0 आएगा नहीं आएगा। अब देखो इनमें थोड़ा बी ऑप्शन उठाया, 3x मतलब 3x की वैल्यू हमने 3 रखी + 5 y की वैल्यू हमने 4 रखी, तो -29। हमने देखा कि ये 9 हुआ और ये 20 हुआ और -29, तो ये पॉजिटिव 29 माइनस का 29 से कट के 0 बच गया, यानी कि LHS = RHS। अब और आपको फर्दर करने की नीड नहीं रहेगी, मैं बता रहा हूँ। ये एक हाँ, ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन करने का तरीका है, बट हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और पहले ये अभी इम्प्लीमेंट मत करना है एग्ज़ाम में। आप पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट उठाना, उसमें 90% केसेस में, मैं कह रहा हूँ 99% केसेस में क्या होता है कि जो पॉइंट से पास हो रहा होगा वो सेटिस्फाइड जरूर करेगा। ये क्वेश्चन अभी इस बार के लेटेस्ट SSR और AA का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा, मुझे एक स्टूडेंट ने आके बताया था इस तरह का ये क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, बाकी बहुत ईजी है। कैसे? AB आपके AP में है, ABC तीनों AP में है, और A और B और C की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो 1 से छोटी हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, z का वैल्यू ये है, तो x y z किस में होंगे? पहले आप समझने पे फोकस करो, बाकी अगर आप अभी समझ रहे हो तो एग्जाम में डेफिनेटली बिना पेन उठाई करोगे। कैसे? क्योंकि आपको याद ही रहेगा ये फॉर्मेट, और बाकी आप समझ लो बस। x की वैल्यू क्या है? x की जो वैल्यू है वो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिख रहा है, इनफाइनाइट जो अनंत गुणोत्तर श्रेणी उसका होती है, उसका सम क्या होता है? a/1 - r। a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 1/1 - r, मतलब उसका जो वो है कितना है, इसमें T2/T1 करोगे तो a मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू सिंपली इतनी सी आ गई।
सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y में भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होता है a/1 - r, a/1 - r मतलब t2/t1 यानी कि b है। सिमिलरली z की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू आएगी 1/1 - b। अब मेरी बातों पे ध्यान देना, हमने इतना करा, वैसे ही मेरे दिमाग में क्या आएगा कि ए बी सी ए पी में है और हमें फाइंड करना है कि एक्स वाई जेड किस में होंगे। एक्स वाई जेड का मतलब ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ ही तो हमें बतानी है किस में होगी। अब मेरी बात सुनो, अगर ए बी सी ए पी, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि फ़ोन पे ही सब करता हूँ। अगर हमें बताना है कि 1/a - और 1/a - b और 1/a - c किस में होंगे, यही तो बताना है। और ये पता है कि ए बी सी हमारे जो हैं वो ए पी में है। अब एक बात बताओ, अगर ए बी सी ए पी में है तो 1 - a 1 - b 1 - b c भी तो ए पी में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 3 4 ए पी में है और मैं कहता हूँ 50 - 2 50 - 3 50 - 4 किस में होंगे, वो भी तो ए पी में होंगे। सिमिलरली आपका अगर ये नीचे डिनोमिनेटर इसका एपी में है और इसका रेसिप्रोकल का हमें बताना है किसमें होगा, तो एपी और जीपी में आपको पता ही है बोथ आर रेसिप्रोकल। मतलब अगर हमारा ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ पूरी एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल पूछा गया है, 1/a पूछा गया है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली एचपी में हो जाएगा, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। बाकी जिनको समझ में नहीं, अब मुझे नहीं पता चलता है कि मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, तो प्लीज़ यार आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करो, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है, लेकिन बताया जरूर करो कि अगर आप समझ पा रहे हो। तो इक्वेशन x² - y² = 0, इससे एसोसिएटेड जो लाइंस होंगी उनके बीच का एंगल हमें बताना है। तो चलो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + y और x - y लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, a² - v² का होता है a + b और a - v। जब इसको हमने 0 के इक्वल करा, तो जब इस टर्म को भी 0 के इक्वल करेंगे तो हमें x - y = 0 मिलेगा, और जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x + y = 0 मिलेगा। अब आंसर आपका आ चुका है, ये समझ लो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब आंसर कैसे आ चुका, इसका जो स्लोप होगा उसको हम m1 कह देते हैं, इसका स्लोप होगा m2 कह देते हैं। अगर दोनों को हम स्लोप बता दें तो फिर हम बता देंगे ईजिली कि उनके बीच में क्या एंगल होगा। इसका स्लोप क्या होगा, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, मतलब -1 बटे -1, यानी कि इसका स्लोप 1 आया। सिमिलरली इसका स्लोप क्या होगा, m2 -x का गुणांक बटे y का गुणांक, मतलब -1 बटे 1 यानी कि -1 आया। 1 का स्लोप 1 आ रहा है, 1 का स्लोप -1 आया है। अगर आप ग्रुप x के एस्पायरेंट हो तो आपको तुरंत इतना देखने के बाद तुरंत क्लिक कर देना था, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन वो नहीं है कि इसमें घंटों लिखना पड़े। बाकी क्यों, अगर दोनों का स्लोप आपको, अगर दो रिजल्ट ना पता हो तो मैं बता दूं, अगर दो रेखाएं हैं उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आ रहा है देन बोथ आर परपेंडिकुलर। अगर उनकी स्लोप्स इक्वल आ रही हैं तो वो पैरेलल होंगी। इसको विजुलाइज करो, अगर ये एक लाइन है, ठीक है, उसकी जो स्लोप है, उसकी जो ढलान है, उसके इक्वल ही इस लाइन की भी ढलान है, तो फिर उनकी अगर ढलानें इक्वल हैं, प्रवणताएं इक्वल हैं, मतलब वो पैरेलल जा रही होंगी, कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। और स्लोप में आप -1 आ रहा है, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गिवन है एक x² - 10x + 11 = 0, इसके रूट्स का हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। आपने अपनी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखा, आपको 1 सेकंड भी सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट था आंसर क्लिक करने के लिए, आपने क्लिक कर लिया। देखो, क्वेश्चन करना और क्वेश्चन गिवन टाइम में करना और उसकी अप्रोच, एग्ज़ाम अप्रोच है या नहीं, ये चीज़ें इंश्योर करती हैं आपका सिलेक्शन। ये हर बच्चा जानता होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और वो उसको 1 मिनट लेके अगर कर रहा है तो फिर वो स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट आप तभी हो जब आपको ये याद हो कि अगर दो संख्याएं a और b हैं, उनका अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो क्या होता है, 2ab बटे a + b। आप स्मार्ट तभी हो जब आप कैलकुलेशन मिनिमाइज़ करना जानते हो। अगर ये हार्मोनिक मीन होता है और इसके रूट्स कौन से हैं, इस इक्वेशन के जो रूट हैं वही उन्हीं मूलों का हमें बताना है। अब उन मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बटे a। इक्वेशन है अगर कोई ax² + bx + c, तो रूट्स का जो मल्टीप्लाई करोगे गुणनफल होगा वो c बटे a होगा, यानी कि 2 इंटू मूलों का गुणनफल कितना लिखा है यहाँ पे, 11 लिखा था, क्योंकि क्या होता है x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी कि डायरेक्ट हमें पता था रूट्स का जो मल्टीप्लाई है वो 11 है, और बटे क्या रखते हैं, a + b रखते हैं, मतलब उन रूट्स का योगफल। और इक्वेशन जनरल होती है वो क्या कहती है, x² माइनस मूलों का योगफल x, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है वही तो रूट्स का जो सम होता है। तो नीचे 10 लिखा, यहाँ से इसको 5 से कट करा, मेरा आंसर आ गया। अब मैंने ये क्यों कहा था कि आप 1 सेकंड में क्लिक करोगे, क्योंकि 1 सेकंड में आप इसलिए क्लिक करोगे क्योंकि किसी ऑप्शन में ऊपर 11 नहीं है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला कह रहा है हार्मोनिक मीन का, वो कह रहा है 2ab बटे a + b, यानी कि ऊपर हमें उनका मल्टीपल रखना है रूट्स का। और यहाँ से अगर जनरल इक्वेशन देखें तो क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस
मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही तो जनरल इक्वेशन होती है। अब इससे इसकी कंपैरिजन कराएंगे तो हमें जो गुणनफल है वो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। यानी कि ए बी हमें 11 मिल गया। ऊपर हमारा 11 रहना है, किसी ऑप्शन में ऊपर 11 है नहीं, तो ऑटोमेटिकली मेरा डी हो गया था। बाकी आप इसको कर भी कर सकते थे। मैं बस आपको आज के वीडियो या और जो मेरे बैक के मैं बस आपको यही सिखाऊंगा कि हमें कैलकुलेशन को कैसे मिनिमाइज़ करके टाइम सेव करना है। ठीक है, क्वेश्चन को कर पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन को सबसे जल्दी जो करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। किसी ट्रायंगल में आपका 1 + cos 2a + cos 2b + cos 2c = 0 है, तो ट्रायंगल कैसा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको आप ये नहीं है कि अगर cos 2a का फॉर्मूला जानते हो तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, वैल्यूज़ कुछ एज्यूम करनी है। एजम्पशन आपका, और वो प्रैक्टिस से अच्छा होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप क्वेश्चन सर करा रहे हो इसलिए आपको उनका आंसर्स पता है, तो ये आपका मिथ है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज़ रखने का आइडिया थोड़ा अच्छा होगा, और स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको बताऊं, ये आप देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इसमें कुछ नहीं करना है अगर आपको सारी वैल्यूज़ पता है। और कॉस आ गया और इधर हमें 0 ऐसी वैल्यूज़ रखनी है कि हमें LHS और RHS 0 मिल जाए, तभी तो वो सेटिस्फाइड करेगा। फिर हम बता सकते हैं कि वो एंगल को देख के कि कौन सा हो सकता है। मेरी बात सुनो, तो इसमें अगर हमें इधर 0 लाना है तो फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा 45 और 90 के रखने के अलावा, क्योंकि 60 और 30 कभी 0 नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप भी ये सीख जाओगे कि क्यों नहीं ला सकता। मैंने सपोज ए को मान लिया आपका, मैंने मान लिया ए 45 मान लिया, बी भी 45 मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये 2a बन के वो 90 बना देगा, मतलब हमें 0 बनाना था ना। और सी को हमने मान लिया क्या कहते हैं 90। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जीरो ही मान के तो हम 0 ला सकते थे। √3 और √2 ला के कैलकुलेशन फालतू में बढ़ जाएगी। तो 1 + cos 2a, हमने a को 45 माना तो ये cos 90 हो गया, क्योंकि 2 का गुणा a में होगा, cos 90 मतलब 0 बन गया। प्लस cos 2b, इसको भी 45 माना तो ये भी हमारा कितना हो गया, 90 हो गया, यानी कि ये भी 0 हो गया। cos 2c, इसको हमने 90 माना था तो 180 हो गया, और 180 की वैल्यू होती है -1, यानी कि ये -1 आ गया। अब +1 से -1 कट गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया, ये कब आया, जब मैंने, अब ये आप कहोगे सर 45, 90 क्यों मान लिए, क्योंकि भाई मैं 3 साल से देख रहा हूँ जो पेपर बनता है उसमें राइट एंगल्ड, मैंने कल भी आपको एक चीज़ सिखाई थी, तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना सीखना है कि एक राइट एंगल्ड होगा, उसका एक तो 90 होगा ही होगा, एक 90 होगा, मतलब इसमें एक कोई 90 रखेंगे तो वो 180 बनाएगा, मतलब उस 180 से ये एक तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये दो हमारे कैसे हमें ख़त्म करने हैं, इन दोनों को 90 बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि 45 अगर आप 30 रखोगे तो 60 बनेगा, बीच में कहीं माइनस है नहीं, तो फिर वो कटेगा कैसे। ठीक है, तो हमें ये ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में घंटी, और आपके भी बजेगी, आप 2-3 दिन साथ मेरे रहोगे, आपको भी रियलाइज़ होने लगेगा। तो हमने इसको 45 माना, इसको 45 माना, और फॉर्चुनेटली ये सेटिस्फाइड हो गया, मतलब LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया। अगर LHS RHS के इक्वल आ गया तो ये राइट एंगल्ड भी हो गया। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी, मतलब ये आइसोसेलेस भी हो गया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जिस बुक से लिया है उसमें आंसर की फ्रेमिंग थोड़ी ऐसी थी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ सेम डेटा के साथ अगर क्वेश्चन आएगा तो एक ऑप्शन ऐसा भी होगा कि समबाहु समद्विबाहु, यानी कि आइसोसेलेस और समकोण त्रिभुज, ऐसा एक ऑप्शन होगा, उसको आप प्रायोरिटी देना है। यहाँ पे मैं सी को दे रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है, हमें अप्रोच सीखनी है, ना कि हमें ये बुक जो है वो पब्लिशर ने थोड़ी गलती करी। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको एजम्पशन लगाने थे कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें एक 90 हो रहा है, 2 45 हो रहे हैं, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 2 45 का मतलब ये 2 90 हो जाएंगे, क्योंकि 2 से गुणा हुआ था तो ये ऑटोमेटिक 0, और ये 180 से ये कट गया। बाकी अगर ये सेटिस्फाइड कर गया तो मतलब ये राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। ठीक है, तो आपको इन अप्रोच पे वर्क करना है, वो नहीं है कि मैथ आप ट्रेडिशनली पढ़ रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ गाइज, अगर इस तरह की आपने अपने अंदर हैबिट, उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका सेंटर 1,2 है और जो पॉइंट 4,6 से होकर जाता है। गाइज मेरी एक बात मानना, अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, जो मतलब आपको अगर इन दोनों क्वेश्चन को फिर आप कंपैरिजन करना कि आपने जिस मेथड से किया और मैंने जिस मेथड से बताया, अगर उसमें कुछ डिफरेंस हैं, देखो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें इंप्लीमेंट करनी है, कौन सी चीज़ को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब देखो हमें क्या करना है, एक जनरलाइज करना है चीज़ों को। एक सर्कल था, चलो एक सर्कल था, उसका कोई एक सेंटर था, सेंटर हमने किया। देखो ठीक है, अगर यहाँ पे किसी इस पॉइंट से होकर वो जा रहा है, क्या कह रहा है, जो इस पॉइंट से होकर जा रहा है, तो इस पॉइंट की और सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वही तो रेडियस होगी, और अगर हमें रेडियस मिल जाएगी तो एरिया तो सबको पता होता है कि सर्कल का एरिया होता है πr²। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हो चुका है, बस इतना अगर एनालिटिक पावर है आपके अंदर कि अगर सेंटर इतना था 1,2 था
और 4,6 से पास कर रहा है, वो आपका इस पे पेरीमीटर पे कहीं भी हो सकता है। तो जहाँ भी अगर सर्कल से, अगर सेंटर से उस पॉइंट को मिला देंगे तो वो सभी रेडियस तो होंगी, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही रेडियस होगी, और रेडियस निकाल ली तो उसके बाद पाई आर स्क्वायर से हमारा एरिया आ जाएगा। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 1 में से 4 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब 2 से 6 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, मतलब ये सॉरी 2 में से 3 एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, 1 में से 4 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, और यहाँ पे 2 है, 2 में से 6 जाएगा 4, और 4 का वर्ग 16, तो ये हमारा 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि रेडियस 5 आ गई। यानी कि जो इन पॉइंट के बीच की दूरी थी, ये बीच की दूरी थी, वही तो रेडियस है, और रेडियस 5 आ गई, तो रख दो पाई और 5 का वर्ग 25, तो 25 पाई कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। आपको कितना टाइम लगा, मुझे समझाने में टाइम लगा है, ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इनको आप बहुत जल्दी फास्ट करोगे। आपने जैसे ये क्वेश्चन देखा, आपको पता है प्रैक्टिस अच्छी है कि आपको मतलब पॉइंट है और कोई उसके पेरीमीटर पे पॉइंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आप मेंटली निकालोगे। 1 में से 4 गया 3, 3 का वर्ग 9, 2 में से 4 गया 6, 2 में से 6 गया 4, 4 का वर्ग 16, और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, रेडियस 5 आ गई, तो पाई आर स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 पाई, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें सोचना है, तभी सिलेक्शन हो सकता है। कंपटीशन जो कंपटीशन कहता है, बाकी क्वेश्चन आना और क्वेश्चन को कर पाना दो अलग टास्क है। उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर 2,5 है और जो 3,1 से होकर जाता है। बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं बता रहा हूँ, कि जिनको पता है कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जिनने याद करके रखा होगा कि सेंटर गिवन हो और पॉइंट से गिवन हो तो इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या बहुत सारे ये x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, हम जानते हैं, ये करते हैं लड़के। यहाँ पे सेंटर तो h के गिवन है, r वो निकालेंगे, पहले इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, वो r निकालेंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर आप ये सब कर रहे हो तो फिर आप में और औरों में अंतर क्या है, मुझे एक डिफरेंस क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि जिसका सेंटर 2,5 है, इसका मतलब वो इसका इक्वेशन, इन चारों में जो इक्वेशन का सेंटर 2,5 हो सेटिस्फाइड करा दो। मैंने सेंटर निकालना बड़े आराम से बताया था। अब 2,5 है, यानी कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ये नेगेटिव नहीं है दोनों, ये नेगेटिव नहीं है दोनों, कट गया ऑप्शन अपने आप, ये ठीक हो गया। हमने कुछ करा भी नहीं, मैंने आपको बताया कि अगर कोई इक्वेशन है, मान लो ये ऑप्शन उठाया, मैंने सेंटर निकाला, कैसे बताया, x का कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो, y का कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो, और फिर एक काम और कर दो, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव थे तभी तो दोनों पॉजिटिव आ पाएंगे। यानी कि हमें ये देखना था कि कौन से ऑप्शन के सेंटर ये हैं। हमने चारों ऑप्शन उठाए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें आप अपने आप इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, यू हैव टू डू, अदरवाइज़ फिर वही है कि अगर इनमें टाइम, अगर आप टाइम सेव, मेन चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है टाइम सेव करना, तो आप ट्रेडिशनली करने जाओगे उसमें, मैं बता रहा हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्स जो जनरल इक्वेशन होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच के गिवन थे, आर आप निकाल लेते, उसके बाद इसमें रखते तब करते, या फिर सीधा आप ऑब्जर्वेशन करो। इक्वेशन x का मॉड स्क्वायर माइनस 3x मॉड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके जो रियल जो सॉल्यूशन होंगे, हलों की संख्या होगी, वो क्या होगी। तो देखो, अगर ये जनरल इक्वेशन होता कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसको पॉज करके खुद से ज़रूर करना जिनको लेवल कम लग रहा है, क्योंकि मैं लेवल बढ़ा दूंगा। फिर मैंने जैसा कि आप लोगों से कमिटमेंट करा था कि 5 वीडियोज़ के बाद, मैथ के 5 जो वीडियो हो जाएंगे उसके बाद मैं लेवल अप कर दूंगा। लेकिन अगर आप अभी इनको ही नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप लेवल अप करवाना चाहते हो, तो ये नाइंसाफ़ी है ना। तो इनको आप ट्राई करते चलो। जैसे मैंने ऊपर वो 2 क्वेश्चन बताए थे, वो आपने ट्राई किए होंगे, और इसका भी ट्राई करो कि कितने बच्चों ने, मैं भी तो जानूँ कितने % बच्चे मेरे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ कह तो देते हैं बड़ा ईजिली कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कितने बच्चे खुद से कर लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन था, अगर ये इस पर मॉड ना होता, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होता, मैं सबसे मिनिमाइज कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना सबको आता होगा, कैसे, अब मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है, वैसे आपको सॉल्व मैं बताऊँगा कैसे करना है। जैसे x स्क्वायर लिखा है, इसको हम माइनस का 2x माइनस x लिख सकते हैं, प्लस 2 लिखा, x कॉमन लिया तो x माइनस 2 हुआ, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हुआ। तो यानी कि जब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे तो एक x की वैल्यू आएगी 2 और एक x की वैल्यू आएगी 1। तो आप सोच रहे हो कि 2 रूट आए हैं तो मतलब 2 हलों की संख्या 2 हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन। नहीं, मॉड लगाए तो कुछ तो लोचा होगा। लोचा इन द सेंस, इसमें यहाँ पे मॉड अगर हम लगाएंगे तो फाइनली जो मेरे x के वैल्यूज़ आएंगे वो मॉड में आएंगे। और मॉड क्या कहता है कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस नहीं, यानी कि ये +2 भी हो सकता है -2, इसकी वैल्यू भी +1 भी हो सकती है -1। इसलिए मॉड लगाता है, इसलिए इसकी भी 2 वैल्यूज़, इसकी 2 इंडिविजुअल वैल्यूज़ +1 -1 प्लस
+2 -2 ओवरऑल 4 इसके हल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको कैसे देख के फास्ट करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन, क्योंकि अननेसेसरी कोई चीज़ नहीं कराना चाहता हूँ, क्या पता आप लोगों को पता हो कि कैसे इनका फास्ट करते हैं। बाकी अगर नहीं पता तो हमें ऐसी चीज़ें बता दिया करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से उन चीज़ों को। विद्यालय में वॉलीबॉल के 12 प्लेयर से 9 की टीम बनानी है। अगर कैप्टन को रखना मैंडेटरी है तो कितने प्रकार से वो टीम बनाई जा सकती है? ये सवाल एयरफोर्स में हर साल पूछा जाता है और इस सवाल को पूछने के 3 से 4 तरीके हो सकते हैं, वो सभी मैं आपके आज क्लियर कर दूंगा। बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना कि अगर हमें 12 प्लेयर्स में से 9 की टीम बनानी है और कैप्टन फिक्स कर दिया मतलब 12 में से 1 फिक्स हो गया, तो हमें सिलेक्शन 11 में से ही तो करना है। अगर 11 में से करना है, लेकिन अब हमें टीम 9 की नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैप्टन को फिक्स कर दिया, मतलब अब हमें 8 लोगों की टीम बनानी है, क्योंकि कैप्टन पहले से ही है। तो 11C8 इसका राइट आंसर हुआ। मैं बताऊंगा इस सवाल को कितने तरीक़ों से पूछा जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। 12 में से हमें टीम बनानी थी, लेकिन कैप्टन फिक्स है, मतलब अब हमें सिलेक्शन 11 में से करना है। तो 11C8, क्योंकि अब हमें 9 की टीम नहीं 8 की बनानी है, क्योंकि कैप्टन फिक्स कर दिया। और एक बात और बताऊं, कभी भी जहां भी सिलेक्शन होता है वहां कॉम्बिनेशन लगता है, जहां पे ऑर्डर या क्रम की बात आती है वहां परमुटेशन लगता है। तो यहाँ पे 11C8, अब 11C8 को हम 11C3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि NCR बराबर NCN-R होता है, क्योंकि 11 -8 भी से लिख सकते हैं। 11C3 को कैसे लिख सकते हैं? 11 गुणा 3 तक खोलना था, मतलब 10 गुणा 9, और नीचे कॉम्बिनेशन में नीचे वाले को भी 3 गुणा 2 गुणा 1। अब ये 3 से कट गया और ये हमारा 5 बार कट गया, तो 5 या 15 का गुणा होगा 11 में, तो 165 हमारा इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। ये था एक फर्स्ट टाइप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका आंसर हो गया 165। लेकिन अगर इसी सवाल में कह देता कि एक महाविद्यालय में वॉलीबॉल के 12 प्लेयर्स में से 9 की टीम बनानी है, इसी सवाल को कैसे और पूछा जाता? अगर ये नहीं कहेगा कि कैप्टन को रखना है, अब कहेगा कि एक जो है वो एक खिलाड़ी को चोट लग गई है, वो नहीं खेल सकता है, तो टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? अब भाई अगर 12 थे, एक को चोट लग गई है, अब संख्या कितनी बची? 11। लेकिन भाई टीम तो हमें 9 की ही बनानी है। लड़का गलती क्या करता है कि दोनों में से एक घटा देता है। भाई उसे चोट लगी है तो हमारी टीम पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब हम सिलेक्शन 12 में से ना करके 11 में से करेंगे, लेकिन टीम हम 9 की ही बनाएंगे। तो अब आंसर होगा 11C9। 11C9 को हम 11C2 लिख सकते हैं, क्योंकि NCR बराबर NCN-R होता है। 11C2 का मतलब 11 को हम 2 बार खोलेंगे और नीचे 11 गुणा 10/2, तो ये 5 बार कट जाएगा, तो 55 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका ये हो सकता है इसी सवाल को पूछने का, वो कहेगा कि एक महाविद्यालय में वॉलीबॉल के 12 प्लेयर्स में से 9 का सिलेक्शन करना है। अगर कप्तान और एक खिलाड़ी जो बॉली मारता है उसको ज़रूर रखना है, तो कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? मेरी बात ध्यान से, और ये सभी टाइप पूछे जा चुके हैं। अगर हमें बॉली मारने वाला भी रखना है और कैप्टन भी रखना है, मतलब 12 में से 2 हमने पहले फिक्स कर दिए, तो अब हमें सिलेक्शन कितने में से करना है? 10 में से करना है। अगर 10 में से करना है, 9 की टीम बनानी है, 2 हमने फिक्स कर दिए, एक कैप्टन फिक्स कर दिया, एक बॉली मारने वाला फिक्स कर दिया, तो अब हमें सिलेक्शन कितने का करना है? 9 थे, 2 फिक्स कर दिए, तो 7 का ही तो करना है सिलेक्शन। तो 10C7 हो जाएगा। 10C7 को हम 10C3 लिख सकते हैं। 10C3 का मतलब 10 गुणा 9 गुणा 8 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखो 2 से ये 4 बार कट गया और 3 से ये 3 बार कट गया, तो 12 का 10 में गुणा होगा तो 120 राइट आंसर आ जाएगा। जब कैप्टन और एक और खिलाड़ी जो बॉली मारता हो या कोई एक स्पेशल खिलाड़ी फिक्स कर दे, तब यहाँ 120 हो जाएगा। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और एक बात और बताऊँ, आज की वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि एयरफोर्स में हर साल पूछे जा रहे हैं। मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन, एक रेखा पर 5 पॉइंट हैं, उसके पैरेलल रेखा पर 3 पॉइंट हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स की हेल्प से बनने वाले ट्रायंगल की संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बहुत सारी बातें पता हों, क्योंकि एयरफोर्स एग्ज़ाम में ये बातें, मतलब बिना इन बातों के एयरफोर्स का एग्ज़ाम एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे ये तो बाद में करेंगे, पहले समझना मेरी बात। अगर आपसे कहता है कि 8 बिंदु हैं, 8 बिंदु से लेकर हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं अगर कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो, मतलब एक रेखा में ना हो। संरेख का मतलब कोलिनियर। अगर हमें 8 में से ट्रायंगल बनाने हैं और वो स्पेशल कह देता है कि कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में ना हो, संरेख ना हो। संरेख इसलिए क्योंकि वो संरेख होंगे, उससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो फिर कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? सीधा सा आंसर 8। कितने लेने थे? एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट ले सकते हैं? 3 पॉइंट लेके एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है, तो 8C3 हमारा आंसर हो जाता है। सबसे बेसिक बात तो ये हुई, जब वो कहे कि कोई 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है। लेकिन अगर इसी पे किसी क्वेश्चन में वो कह दे कि सपोज 8 बिंदु हैं, तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं अगर 4 बिंदु संरेख हों? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर।
अगर 4 कोलिनियर हैं और 8 से लेकर हमें ट्रायंगल बनाने हैं तो पहले तो हम 8 को लेकर हमने ट्रायंगल बनाए तो हमारे 8C3 बने। लेकिन पहली कंडीशन में तो कोई संरेख नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर 4 बिंदु संरेख हैं, मतलब एक ही रेखा में है 4 बिंदु, तो ये कोई त्रिभुज तो बनाएंगे नहीं। तो इन 4 से बनने वाला त्रिभुज इसमें आ चुके होंगे तो उनको हम घटा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4C3 घटा दिया हमने। क्यों? क्योंकि इन 4 से कोई त्रिभुज तो बनेगा नहीं। तो अगर 4 बिंदु संरेख हैं या कितने भी बिंदु अगर संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज मतलब 4C3 हमने घटा दिए। तो अब आंसर ये हो गया। अगर वैसे आंसर हैं तो इनको सॉल्व करके लिखने पड़ते हैं। ठीक है, पहली पॉइंट तो ये आप सुनते जाना मेरी बातों को। अगर कहे कि 9 बिंदु हैं उनको लेकर कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, कितने जो है सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं अगर कोई भी 2 बिंदु संरेख ना हो। तो 9 बिंदु हैं, सरल रेखा बनाने के लिए, एक सरल रेखा बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए होते हैं। तो मतलब 9C2 मेरा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझना। अगर इसी सवाल में कह दे कि 9 पॉइंट से कितनी जो है नंबर स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती हैं अगर 4 बिंदु संरेख हो, 4 बिंदु क्या हो, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फिर क्या होगा कि इन 4 पॉइंट से जो बनने वाली सरल रेखा होंगी वो हम घटा देंगे। क्या कर देंगे? 4C2। क्यों घटा देंगे? क्योंकि वो सभी एक रेखा में। लेकिन और ये हमने इसलिए घटा दी क्योंकि ये वाले भी इसमें इंक्लूड थे। लेकिन ये ट्रायंगल में तो केवल इतना ही करते थे। लेकिन अगर नंबर लाइन का क्वेश्चन आए तो आप ऑब्जर्व करो कि इन 4 से भी तो एक रेखा बन रही है। ये एक रेखा भी तो इसमें घटा दी। जब आपने 4C2 का मतलब इन 4 से बनने वाली सभी घटा दी तो ये भी घटा दी। लेकिन हमें ये तो घटानी नहीं है, ये एक तो बन जाएगी भले ही कोलिनियर हो। तो इसमें एक जोड़ और देते हैं। ये होता है आपका इसका केस, किसका? 2 बिंदु से सरल स्ट्रेट लाइन का केस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा अच्छे लेवल का, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक सरल रेखा पर 5 पॉइंट हैं। हमने 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 ये सभी एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। उसके पैरेलल मतलब उसके समांतर रेखा पर एक समांतर रेखा है, 3 बिंदु हैं, 1 और 2 और 3, ये 2 पैरेलल लाइन हो गई। चलो पॉइंट हो गए। बनने वाले ट्रायंगल की कुल संख्या। सवाल कठिन नहीं होता है, बस सवाल आप लोग कठिन बना देते हो। आप तरीका मतलब बिल्कुल रियलाइज करो। त्रिभुज बनाना है, कुल कितने बिंदु हैं? 5 ऊपर हैं, 3 ऊपर हैं। हमने 8 बिंदुओं से लेकर अगर सीधा त्रिभुज बनाना होता तो 8C3 मेरा आंसर हो जाता। मतलब 8C3 को हम कैसे लिख सकते थे? 8 गुणा आपका 3 तक खोलना था, मतलब 8 गुणा 7 गुणा 6 बटे नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि मेरा सीधा सा 56 हो जाता। ये 6 कटता तो 8 7 56 आंसर हो जाता। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कहा है कि 5 बिंदु और उसके समांतर रेखा पर 3 बिंदु, यानी कि ये अगर पांचों बिंदु एक रेखा पर हैं मतलब वो संरेख हैं। ये सभी बिंदु एक रेखा पर हैं मतलब वो संरेख हैं। यानी कि ना तो ये सभी बिंदु अगर संरेख हैं वो त्रिभुज तो बना नहीं सकते। मतलब ये पांचों बिंदु जो होंगे उनसे त्रिभुज बनने वाले त्रिभुज हम घटाएंगे। 5C3 घटा दिया। अब ये तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज हम घटाएंगे क्योंकि वो एक रेखा पर है, मतलब 3C3 हम घटाएंगे। ये मेरा आंसर होगा। क्यों? अब ये 56 था, 56 में से हम 3C3 का मतलब तो 1 होता है, तो 56 में से 1 घटाएंगे और ये 5C3 घटाएंगे। 5C3 को हम 5C2 लिख सकते हैं। 5C2 का मतलब 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1, तो ये 2 घटेगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 और 1 11 घटाएंगे। 56 में से जब हम 11 घटाएंगे, चलो घटा देते हैं। 56 में से हमने 11 घटाया, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, तो 45 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब आप इसको, अब ऐसे भी हो सकता है कि आंसर ऐसे सॉल्व करा के ना दे, वो आपकी थोड़ी मदद कर दे एग्जामिनर। ऐसे भी आंसर इसका लिखा हो सकता है कि 8C3 कुल बन सकते थे, उसमें से ये सभी संरेख थे 5, तो इनमें से कोई त्रिभुज नहीं बनता तो हमने 5C3 घटा दिया, और फिर इन 3 में से कोई भी नहीं घटता तो हमने 3C3 घटा दिया, मतलब 1 घटा दिया। तो इसका आंसर ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इन जनरल जो पॉइंट का क्वेश्चन आता है या तो फॉर्म्ड ट्रायंगल पूछेगा या फॉर्म्ड स्ट्रेट लाइन पूछेगा। लेकिन जैसे जैसे अब नंबर ऑफ अपीयर होने वाले लड़कों की संख्या बढ़ रही है तो पेपर का लेवल भी थोड़ा बढ़ सकता है। हो सकता है आपसे क्वाड्रिलेटरल का केस आ जाए, तो चलो उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि हमें छोड़ना कुछ नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का आ जाए, जैसे सपोज वो कहे 8 बिंदु हैं, उनसे बनने वाले जो चतुर्भुज होंगे, तो सिंपल सा आंसर 8C4। लेकिन इतना सरल वो क्यों पूछेगा? उसको तो लड़के एलिमिनेट करने हैं। 14 लाख बच्चों ने अपीयर हुआ है और उसको वैकेंसी देनी है एयरफोर्स को 2000 को और बल्कि 1500 को एक्स ग्रुप में। तो वो एग्ज़ाम सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, एलिमिनेशन के लिए होता है। बच्चों को कैसे एलिमिनेट करें? तो आप वॉरियर हो, आप एलिमिनेट तो होगे नहीं। क्यों नहीं होगे? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का केस भी आप पढ़ के जाओगे। अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है? 4 पॉइंट को लेकर एक चतुर्भुज बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उसने कह दिया कि 8 बिंदुओं को लेकर एक हमें चतुर्भुज बनाना है, हमने बना दिया। वो कह दे कि कोई 4 बिंदु संरेख हैं,
अब अगर भाई मेरे ये 4 बिंदु एक ही रेखा में हैं तो ये तो कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे नहीं, मतलब हम 8 ये 4C4 घटा देंगे, इसमें से क्या घटा देंगे 4C4, क्योंकि 4 को लेकर एक बनता है क्वाड्रिलेटरल, हमने घटा दिया। इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, नहीं तो आप घबराने लगते हो। 8C4 कुल इतने बन सकते थे, हमने घटा दिए 4C4। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब ध्यान से सुनना, क्वाड्रिलेटरल का केस स्पेशल क्यों होता है। ये 4 कोलिनियर हो गए, अब बचे हुए 4 कहीं भी हमने मान लिए ये 4 कहीं भी हो सकते हैं एक प्लेन में। अब मेरी बात सुनो, इनमें से कोई 3 बिंदु ले ले, इन 4 में से कोई 3, एक केस वो भी घटेगा जिसमें ये भी तो हो सकता है कि इनमें से कोई 3 बिंदु ले लो और इसमें से कोई एक बिंदु ले लो, तो वो भी तो कभी नहीं बन सकता है क्वाड्रिलेटरल। देखो वो ट्रायंगल बन जाएगा, कोई भी इनमें से 3 ले लो और इन 4 में से कोई एक पॉइंट ले, इन 3 को मिला के और इन चारों में से किसी चौथे से मिला दो तो वो ट्रायंगल बन रहा है। मतलब वो कंडीशन भी घटानी पड़ेगी। क्या किया हमने, इन 4 में से क्या करा, एक ले लिया, तो 4C, इन 4 में से 3 लिए 4C3 और इन चारों में से एक लिया तो 4C1। ये केस भी तो घटाना पड़ा, तो नंबर ऑफ फॉर्म्ड ये क्वाड्रिलेटरल का ये हो जाएगा। अब ये मैंने आपको ये समझा दिया। अब सवाल कुछ भी रहे, सपोज वो कहे 15 को लेकर कितने बन सकते हैं अगर कोई 4 संरेख, तो आप ऐसे ही कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मैंने बताना ये था कि हो सकता है क्वाड्रिलेटरल का भी केस आ जाए। वैसे आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है स्पेशली ट्रायंगल वाला बहुत पूछा जाता है, एयरफोर्स में हमेशा पूछा ही जाता है। ट्रायंगल ABC में A और B और C गिवन है, तो हमें एंगल C का वैल्यू फाइंड करना है। देखो हमेशा ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा आप हमेशा एंगल फाइंड करना है, आपके दिमाग में ये चीज़ सेव कर दी गई कि एंगल फाइंड करना मतलब कॉस का फॉर्मूला लगाओ, नहीं। पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करो, साइड्स को ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे कुछ लॉजिक्स ज़रूर होते हैं। अगर आपको पता हो कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए 2 साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 3rd साइड के, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तभी वो त्रिभुज बन सकता है, अदरवाइज कभी त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। त्रिभुज बनने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या ये फुलफिल कर रहा है, 2 + 3 जो है क्या ग्रेटर देन हो रहा है 5 से, नहीं हो रहा है, ये तो इक्वल हो रहा है। तो फिर जब ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है तो फिर उसका एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। एंगल तो तब फाइंड कर पाएंगे जब ट्रायंगल पॉसिबल हो। तो मेरे ये कंडीशन ऐसी है जो हमेशा पूछी जाती है। अब आपको ये भी पता हो कि अगर 2 साइड्स का सम ग्रेटर होता है 3rd साइड के, तो 2 साइड का डिफरेंस लेसर होता है 3rd साइड के। इस पे भी कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। एंगल की 3 भुजाएं 3, 5, 7 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखो इसमें हमें वो कंडीशन अननेसेसरी चेक नहीं करनी है कि क्या ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन एंगल हैं, मतलब त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। तो अब कैसे करें, जो सबसे बड़ा कोण होगा वो सबसे बड़ी भुजा से एसोसिएटेड होगा, ये तो पता है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉस जैसे निकालना है सबसे बड़ा कोण, जो कॉस थीटा हमने लिखा, तो कॉस थीटा का जो सबसे बड़ी भुजा है उसी पे तो बनेगा। तो मतलब ये A है तो ये B है और ये C है, तो cos C निकालेंगे। तो cos C का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² - C², मतलब 3 का स्क्वायर 9 + 5 का स्क्वायर 25 - 7 का स्क्वायर 49। अभी मैं बताऊंगा उसकी ट्रिक भी। 2 गुणा A, मतलब जिस पे बन चुका है वो छोड़ देंगे, 7 छोड़ देंगे, तो 3 गुणा 5। cos का फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है कि cos का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² - C² बटे 2AB। ये हुआ cos C के लिए। अगर cos B के लिए कहता तो यहाँ पे B² हो जाता और यहाँ B ना आता। cos A की बात करता तो यहाँ A² घट जाता और नीचे A ना आता। ये चीज़ें पता हो आपको तभी एग्जाम निकलेगा। अब देखो 7 सबसे बड़ी है, इस पर सबसे बड़ा कौन बढ़ेगा, मतलब ये वाला हमें इधर घटाना है और नीचे हमें ये नहीं लाना है, 7 नहीं लाना है, हमने कर दिया। अब 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 34। 34 में से 49 घटाएंगे जब, तो 34 और 6 हमारा कितना होता है 40 और 9 ऊपर 15 बचा। चलो ऊपर 15 बचा, नीचे 5 का 3 में गुणा होगा 15 और 2 30, यानी कि नीचे 30 बचा। अब ऊपर माइनस का बचेगा क्योंकि 49 बड़ा है तो माइनस का 15, यानी कि माइनस का 1/2 आ गया। अब अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपको पता हो कि कॉस में माइनस का 1/2 120 का वैल्यू होता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/2 है, मतलब कॉस थीटा बराबर माइनस का जो है कॉस, ये कितने का होता है कॉस 60 है, तो कॉस माइनस कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 180 माइनस 60 करेंगे तब भी 120 आएगा। लेकिन अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है कि कॉस 120 का मान -1/2 होता है। मेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन गिवन है 10 और 8 हैं, उनका अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड करना है। तो देखो इसको मैं पहले आपको वो बता दूं जो आप लोग करोगे, इन जनरल इसे कैसे करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का अभी वो तरीका बताऊंगा जिसमें आप 2 सेकंड भी बहुत होंगे इसको करने के लिए। इन जनरल बच्चा क्या करेगा, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, सपोज 2 नंबर हमने A और B मान लिए, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो AB होगा, वो कितना होगा 10।
वो ए बी अगर दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे तो ए बी की वैल्यू 100 मिलेगी, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab बटे a प्लस बी। हार्मोनिक मीन को इक्वल करेगा लड़का किसके, 8 के। तो यहाँ पे फिर ए बी की वैल्यू रखेगा 100, ए बी का मान कितना रखेगा 100। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू उसे मिल जाएगी 25। फिर वो निकालेगा कि समांतर माध्य होता क्या है, संख्याओं का योगफल बटे 2, यानी कि 25 बटे 2 यानी कि 12.5। इतना आपको नहीं करना है, ये मैंने इसलिए बता दिया कि इसका ये तो हो गया तरीका। बाकी आपको अगर एग्ज़ाम में टाइम सेव करना है, कैलकुलेशन मिनिमाइज़ करनी है, तो आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ फॉर्मूले, कुछ मिनिमाइज कैलकुलेशन को कैसे करना है, इन तरीक़ों पे वर्क करना पड़ेगा। तो कभी भी एक रिलेशन याद रखना, AM, GM और HM में जो आपका जियोमेट्रिकल मीन होता है वो होता है √AM और HM, यानी कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का स्क्वायर रूट ले लो तो इसमें ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये मीन, अगर तीनों मीन गिवन हो, कोई भी संख्याएं बनी रहे, डायरेक्ट इसको आप अप्लाई करो और आंसर आपको विदिन 2 सेकंड मिलेगा। ज्योमेट्रिकल मीन कितना था, 10, तो 10 का दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो 10 का वर्ग 100, उधर वर्ग करने पर स्क्वायर रूट हट जाएगा। ए हमें फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन, और H कितना है 8। अब यहाँ से 8 का इधर डिवाइड करेंगे 100 में, तो हमारा 100 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। कितनी ईजिली आ जाएगा अगर आपको ये टेक्निक पता है। तो इन्हीं टेक्निक्स पे इंप्लीमेंट करनी है, यही हमें। और मेक श्योर कि आपने मेरे वो प्रीवियस 5 पार्ट देख लिए हैं, उन 5 पार्ट में मैंने यही सिखाया। सेकंड क्वेश्चन है, एक स्फीयर का इक्वेशन है x² + y² + z² माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस 8z माइनस 7 = 0। इसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। देखो बेसिक सबको पता होता है कि एक अगर सर्कल है उसका डायमीटर पूछा जाए तो पहले रेडियस निकालते हैं, g² + f² माइनस c से। ये यहाँ से हम ये बात कर रहा हूँ किसकी, रिवाइज करा रहा हूँ सर्कल के लिए। ये रेडियस निकलती है, फिर उसका डबल कर देते हैं, रेडियस का जो डबल होता है वही तो डायमीटर होता है। ये तो बात हुई सर्कल की। लेकिन ये भी क्या होता है कि नॉर्मली बच्चा कभी कभी क्या होता है, इग्नोर कर देता है स्फीयर वाली चीज़ों को, लेकिन एयरफोर्स के डोमेन में आती है ये चीज़ें। और मेरी कोशिश यही है कि एग्ज़ाम तक वो सभी चीज़ें आप तक बता दूंगा जो एग्ज़ाम में चांसेस हैं बन सकती हैं। तो इसके लिए आप याद रखना कि अभी सभी समझाऊँगा कैसे, u² + v² + w का स्क्वायर माइनस का कॉन्स्टेंट, इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये हमारी रेडियस आएगी, उसका डबल कर दो तो ये स्फीयर का डायमीटर का कंडीशन। अब देखो u होता है 2ux 2f 2vy + 2 इसके डायमीटर के लिए 2wz होता है। तो हमें ये नहीं है कि हम कंपेयर करके पहले u निकाल रहे हैं, प्लस माइनस का लोचा कर रहे हैं, नहीं। हमने पता है कि u का भी स्क्वायर करना है, v का भी स्क्वायर करना है और w का भी स्क्वायर करना है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव भी होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। कुल मिला के इन तीनों का x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो, वो u हो जाएगा। x का 4 है, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, प्लस v निकालने के लिए हमें y के कोफिशिएंट का आधा कर देना है केवल। 3 का जो है वो 6 का आधा 3, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, और चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो 3 का वर्ग 9, प्लस अब z का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करो, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16। ये मैं वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जिनसे आप टाइम सेव कर पाओगे। माइनस पहले से लगाए और जो कांस्टेंट है वो माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अब इसका जब आप वर्गमूल लोगे तो फिर 16 और 9 25 और 4 29 और 7 29 और 7 36, ठीक है। तो 36 का मतलब हुआ, 36 का जब वर्गमूल लोगे आप तो आपका कितना आएगा 6, और आपने क्लिक कर दिया, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है सी ऑप्शन 6, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती बच्चे करते हैं, इनमें दिमाग लगाया फिर वो ये नहीं सोच पाते कि ये व्यास पूछा गया था लेकिन हमने रेडियस निकाल दी, ठीक है। हमें व्यास निकालना है तो इसका डबल करना पड़ेगा, यानी कि 12 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसको एक साथ फेंकें तो उन पर आने वाली नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 25 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। OMG 25 सैंपल स्पेस 4 के बनाते बनाते तो सर मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा यहीं पे। कितना सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, रुको ज़रा। प्रोबेबिलिटी पूछी है, सम 25 करना है। आप लॉजिकली सोचो, क्या सोचो कि एक पे जो मैक्सिमम डाइस पे जो मैक्सिमम संख्या आ सकती है वो 6 आ सकती है, दूसरे पे भी मैक्सिमम 6 आ सकती है, तीसरे पे भी मैक्सिमम 6, चौथे पे भी मैक्सिमम 6। मतलब अगर चारों का सम करेंगे तो जो फेवरेबल केसेस होंगे वो 24 हो सकते हैं, लेकिन जो फेवरेबल का सम जो है वो 24 तक हो सकता है। मतलब ये पीक है, क्या है ये पीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने तो 25 करवाया है। अगर प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फेवरेबल केसेस बटे टोटल केसेस, और फेवरेबल जो है 25 हो ही नहीं सकते हैं, तो फेवरेबल तो 0 हो गए बटे फेवरेबल केसेस 0 है, क्योंकि 25 तक का सम होना पॉसिबल ही नहीं है। और नीचे कुछ भी बना रहे, अगर ऊपर 0 है तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर अल्फ़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तरीके से है कि α² + α + 1 = 0,
ये दिखा वैसे ही मेरे दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए। आगे क्या पूछा है डजंट मैटर। हमें पता है यार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है कि अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 हो तो फिर हमें पता है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन नहीं सर, यहाँ पे तो अल्फ़ा है, ये तो अल्फ़ा तो रेडियो एक्टिव है, हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, ये क्यू ओमेगा कैसे हो सकता है। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंडीशन अगर फुलफ़िल हो रही है, वेदर यहाँ पे अगर अल्फ़ा है, ओमेगा है, गामा है, कुछ भी है, तो वो भी फुलफ़िल करेगा। इस क्वेश्चन को भी उसी अप्रोच से कर सकते हैं। अल्फ़ा की पावर 31 है, तो अल्फ़ा की पावर 31 का मतलब अल्फ़ा की पावर 30 इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये जो है वो 3 का मल्टीपल है। और ओमेगा का क्यूब, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9 या ओमेगा की पावर 127, कुछ भी 127 तो नहीं कटेगा, लेकिन 124 भी नहीं कटेगा, 129 कट जाएगा। तो ओमेगा की पावर कोई भी ऐसी पावर हो जो 3 से कट रही हो, उसका हमेशा मान 1 होता है। तो अल्फ़ा की पावर 30 का मान 1 इंटू अल्फ़ा, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 32 व्यक्तियों में से 30% ने क्या किया है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब जो सेविंग्स होती हैं, और उनमें से 17% ने क्या करा, शेयर्स में निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे पर्सन्स की संख्या क्या है जो इंटरसेक्ट यानी कि दोनों में निवेश करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय बचत पत्र हो चाहे शेयर हो। देखो वैसे मैं फोकस करता हूँ समझने पे, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें एयरफोर्स एग्ज़ाम को मुझे नहीं लगता कि उनको बिना याद किए पास किया जा सकता है। जैसे यूनियन इंटरसेक्शन, जो आपने सेट्स समुच्चय पढ़े हैं, उसमें अगर 2 सेट्स का यूनियन का फॉर्मूले की बात करें तो ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन हो जाता है। ए और बी का जो इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब ओवरऑल कितने थे, 32 व्यक्ति थे, तो यूनियन की जगह पे 32 लिख सकते हैं। ए मतलब नंबर ऑफ, ए मतलब ए पहली कोई सिचुएशन, उसमें जैसे यहाँ पे ए का अगर हम राष्ट्रीय बचत पत्र कंसीडर करें तो उसमें 30 व्यक्तियों ने इन्वेस्ट करा, तो ए का मतलब 30। बी का मतलब दूसरी वाली स्कीम में कितनों ने करा, 17 ने। बी का मतलब यहाँ पे इसको मान लेते हैं शेयर्स को, तो शेयर्स में 17 ने करा। इंटरसेक्शन का मतलब यही हमसे पूछा गया कि दोनों में कितने ने किया, इसको हम के मान लेते हैं, यही तो पूछा गया था, बस इतना करना था। अब देखो 32 में से जब 30 जाएगा, 32, अच्छा के इधर लाते हैं, के को इधर लाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 32 को उधर ले आते हैं। 32 30 में से घटेगा तो इधर पे 30 तो घट जाएगा 32। अरे यार ऐसे समझ लो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं पूरा लिख के ही बता देता हूँ। कई बार क्या करता हूँ कि मैं कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो फिर बच्चा क्या करता है कि वही से डाउट हो जाता है। अब देखो 30 में से 32 घटाना था, तो 32 पूरा नहीं घट सकता है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्योंकि 30 तो घट जाएगा। अब 17 में से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 15, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो। सरल लिखा है 2x + 3y + 4 प्लस लेमडा 6x - y + 12 = 0। अगर ये y एक्सिस के पैरेलल हो, कितनी अच्छी बात, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो इसमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करानी है। एक बात मैं आपको बताऊं, एयरफोर्स का पेपर जो मैथ का आता है वो टफ नहीं होता है। अगर आपने 12th में बहुत अच्छे से बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो फिर जो मैथ आता है बस उसमें अप्रोच ऐसी लानी होती। अगर आप कहो कि सर 12th में हम पढ़ के ही आए हैं, फिर हमें एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने की नीड क्या है। एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने का मतलब है आपने 12th में बेसिक्स तो सब तैयार कर लिए हैं, अब आपको कुछ हटके करना है। मतलब अब क्या है, 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपको ऑब्जर्वेशन इतना, मतलब इस तरह की ट्रिक्स इम्प्लीमेंटेशन सीखने हैं। मैं ट्रिक नहीं कह रहा हूँ, ट्रिक वो अलग चीज़ होती है, तो जिनसे हम टाइम सेव करके सबसे जल्दी कर पाएँ, क्योंकि सिलेक्शन उसका होगा जो सबसे जल्दी कर लेगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो है एक सिंपल लाइन है। अगर देखो y एक्सिस के पैरेलल, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन होगा, या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे x वाले गुणांकों को हम ऐसे छोड़ देंगे जैसे कोई अपनी x को नहीं देखता है, तो ये मेरी x है। क्योंकि y h के पैरेलल है तो हमें y के कोफिशिएंट से मतलब रखना है, तो y की कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3y। मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन मिनिमाइज। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट ये लेमडा का अंदर गुणा होगा 6, हमें x से मतलब नहीं है क्योंकि y के पैरेलल है, तो यहाँ पे लेमडा का जब y में गुणा होगा तो प्लस का कितना, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का लेमडा y हो जाएगा, लेमडा y। अब ये काय का गुणांक है, y का। अगर y h के समांतर है, अब ऐसे समझो, ये आपका मैं कोऑर्डिनेट बनाऊँ, अगर ये y अक्ष है, इस y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y = 0 होता है, तो सिमिलरली इसमें हम y का कोफिशिएंट, हम क्या y का कोफिशिएंट निकालेंगे, तो y अगर हम कॉमन ले लें तो 3 - लेमडा हुआ, इसको 0 के इक्वल करेंगे, किसको, 3 - लेमडा को, y के गुणांक को। तो जब हमने 3 - लेमडा को 0 के इक्वल करा तो लेमडा की वैल्यू हमें 3 मिल गई, यही हमसे पूछा गया था। हो सकता है कुछ बच्चों को तकलीफ हुई हो, तो तकलीफ अगर हुई है तो पहले अगर ऐसे क्वेश्चन करें तो ठीक है। अगर सपोज अगर ऐसे आपको तकलीफ हुई है तो ऐसे बताओ, अगर कोई लाइन है और वो y अक्ष के पैरेलल है, ठीक है, ये भी एक अल्टरनेट हो सकता है। अगर ये y अक्ष के पैरेलल है तो इसकी स्लोप कितनी होगी बताओ,
इसकी स्लोप आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। और स्लोप होता क्या है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। तब भी इनफाइनाइट कोई चीज़ होने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी जीरो, तो इसको वाई के कोफिशिएंट को जीरो तो हमें करना ही है। तो हमने पूरे पे फोकस ना करके, पूरा डेकोरेट ना करके, हमने केवल वाई का कोफिशिएंट देख लिया। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 था, वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे माइनस का लेमडा था क्योंकि लेमडा का अंदर गुणा होता। तो केवल हमें इतने से मतलब रखना था, 3 माइनस लेमडा को हमने 0 को इक्वल करा, लेमडा की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली अगर हमसे कहता कि एक्स एक्स के अगर पैरेलल था तो हम एक्स के कोफिशिएंट से मतलब रख ए माइनस सी किसके बराबर है। तो देखो यार 10 30 भी याद करके गया था, 60 भी याद करके गया था, 45 इवन हमने 90 भी याद कर लिया था। लेकिन यार अभी क्या है कि इन्होंने ये पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया है कि ये 90 है, लेकिन आपसे पूछा है कि आपको पता है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है। अगर ये और ये परपेंडिकुलर हैं तो ये कितना होता है 90। अगर ये 90 है और ये 75 है, आप एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। अगर ये 75 है, ये 90 है और इस वाले को हम x मान लें तो फिर पूरा कितना होता है 180। अब अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 90 और 75 जोड़ो तो 160 165 हुआ। 165 जब उधर जाएगा तो 180 में से घटेगा, तो फिर इस एंगल का मान कितना आएगा 15। कितना आ गया 15। अब हमसे कुछ भी पूछ लो, a माइनस सी मतलब 75 में से 15 घटाओ, उसका मान बता दो। चलो 75 में से 15 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 60। तो tan 60 का ही तो मान बताना था। tan 60 का मतलब होता है √3। √3 कोई ऑप्शन में नहीं है तो मेरा आंसर डी हो गया। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, सीधा नहीं सोचना कि tan 90 पूछेगा आप इनफाइनाइट बता के आगे बढ़ जाओगे। नहीं, आप क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे अपीयर होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पेपर का लेवल स्लाइटली बढ़ रहा है। 45x माइनस 49 की पावर 4 के एक्सपेंड में इसका विस्तार करो पहले, फिर इसके जितने भी गुणांक आए उन सब का योगफल। यार यही करता रहूँगा क्या, चलो स्किप कर देता हूँ। इतने पहले गुणांक निकालो फिर उनका योगफल करो, इतना तो टाइम ही नहीं है यार। मुझे भी पता है, कॉम्पिटिटर जो फ्रेम करा है क्वेश्चन एग्जामिनर ने, उसको भी पता है कि आपको कितना टाइम है। वो वैसा ही क्वेश्चन देगा जो आपको उस अकॉर्डिंगली टाइम में हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। अब लोचा भैया क्या है कि इसमें x की वैल्यू 1 रख दो, बहुत ईजिली आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने x की वैल्यू हम क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो हमारे चर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इन द सेंस क्योंकि ऑप्शंस में x जैसा कुछ है ही नहीं, तो x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। तो हम x का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 49। 45 में से जब 49 घटेगा तो 49 बड़ा है, इसलिए बड़े वाले का चिन्ह माइनस आएगा, यानी कि माइनस का 4 की पावर 4 आएगा। यानी कि माइनस की पावर जब इवन होती है, माइनस की पावर जब इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, और 2 की पावर क्या हो जाएगा 256। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 256 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा एक क्वेश्चन जनरली जैसे कहेगा cos 30 cos 60, जैसे ये बहुत आता है साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, मतलब जो डिफरेंस है होता है cos में आता है, कहीं 15 से भी स्टार्ट होने लगा है, 15 25। तो इन तरीकों पे मुझे पता है कि आप लोगों की कमांड होगी क्योंकि एग्जाम अब बिल्कुल होने ही वाला है। तो अब इसका तो टाइम नहीं है कि पूरा इन डिटेल कराऊं। बाकी मैं एक आपको यहाँ पे कुछ सिखाना है कि कभी भी साइन ए साइन थीटा, ठीक है, और साइन 60 प्लस थीटा, इस फॉर्मेट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा दिख जाए, मतलब कोई एक साइन थीटा हो और उसी में साइन में से वो घटा के कहीं लिखा हो और साइन में 60 में वही जोड़ के लिखा हो, तो उसे सीधा 1/4 साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कभी भी आपको लगे कि कोई एक ऐसा थीटा है जो एक बार तो 60 में से घटा के उसी के साथ लिखा गया है, एक बार 60 में जोड़ के लिखा गया है, जैसे इसको भी, जैसे 10 है, 60 में घटाओगे तो 50 लिखा गया है, 60 में जोड़ोगे तो 70 लिखा गया है। ये अगर दिख जाए तो आप समझ लो आपको बोनस मिल गया, बोनस मार्क्स मिल गए, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ का मतलब होता है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। इसे हम डायरेक्ट 1/4 साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा, 3 थीटा का मतलब 10, ठीक है। इसी में तो 60, इसी का तो खेल हुआ है 60 के साथ, तो साइन 30 हो जाएगा, ये साइन 30, तो 1/4 साइन 30 का मान 1/2, यानी कि इस पूरी का मान आ गया 1/8, यानी कि 1 माइनस 1/8, यानी कि 7/8 इसका राइट आंसर। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि आप अगर ये रट के जाओगे, मैं बहुत बार ये देख रहा हूँ, ये चीज़ प्रीवियस सेशन में बहुत सारे बच्चों से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वो याद तो कर लेते हैं, मान लो याद कर लिया cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, उन्होंने याद कर लिया 1/16, सवाल में क्या होगा, वहाँ 60 होगा ही नहीं,
सवाल में क्या होगा, मतलब थोड़ा चेंज जरूर होगा। एग्जामिनर भी जानता है साइन 10 साइन 20 इनका एक और तरीका है जिनको आप बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो। तो मुझे अब इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब किसी स्पेसिफिक चैप्टर को पढ़ाऊँ। बाकी जैसे अगर आप कमेंट करो, अगर इन पे आपकी कमांड नहीं, क्योंकि अननेसेसरली मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा। अगर इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, मैं वेट करूंगा। अगर मैक्सिमम कमेंट आते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक मतलब याद ना करो और फिर भी कम समय में कर लो, ऐसा अगर आप लोग कहोगे तो मैं कल ही इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 15-20 मिनट का, फिर आपसे ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। आई होप ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे होंगे।